नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर खास प्रोग्राम भारत एट 7। मैं हूं शहला निगार। बात करेंगे राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे लोगों को नए साल पर मिला नया घर। प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपी 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। आप सरकार पर लगाया दिल्ली को आपदा में धकेलने का आरोप। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने असम में 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दिसपुर में तेतलिया रोड ओवरब्रिज को जनता को किया समर्पित। कोकराझार में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर डीम्ड यूनिवर्सिटी का किया वर्चुअल उद्घाटन। दिल्ली में भारत और मालदीव के विदेश मंत्रियों की प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर हस्ताक्षर। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में फिर से ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू। दिल्ली के कई एक इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 के पार। गैर आवश्यक निर्माण कार्य पर लगा प्रतिबंध। और खो खो विश्व कप का शुभंकर और ट्रॉफी लॉन्च। 13 जनवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा खो खो विश्व कप 2025 का आगाज। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शीश महल वालों ने दिल्ली को बनाया आपदा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन किया और पात्र लाभार्थियों को उन्होंने चाबियां सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी की और नए आवंटित फ्लैटों का निरीक्षण भी किया। इन नवनिर्मित फ्लैटों के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मूल स्थान पर इन C2 स्लम पुनर्वास परियोजना का अब दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनमें गरीबों के घर है, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर। ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है। जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने मैं देख रहा था। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता, लेकिन मेरे लिए तो
मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। तो अपने घर का सपना पूरा होता है तो कुछ ऐसी ही मुस्कान होती है चेहरों पर, जैसी इन लोगों के चेहरों पर देखने को मिली। और अब बात करते हैं नीतीश को लालू के न्यू ईयर ऑफर की। जी हां, बिहार में शीतलहर जारी है, लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान ने प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सत्ता के सुख को पाने को बेताब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की छटपटाहट अब साफ साफ देखी जा सकती है। लालू यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश को भी पुरानी बातों को भूलकर साथ आ जाना चाहिए। एक तरफ लालू यादव नीतीश कुमार का वेलकम कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे तेजस्वी यादव ने जदयू को साफ ना कह दिया है। हालांकि जो स्थिति दिख रही है उसमें यह साफ दिख रहा है कि एनडीए मजबूती से खड़ी है और कोई बिखराव की स्थिति अभी तक नहीं बन रही है। बिहार में शीतलहर जारी है, लेकिन आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान ने प्रदेश में सियासी तापमान तेज कर दिया है। सत्ता के सुख को पाने को बेताब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की छटपटाहट अब साफ साफ देखी जा सकती है। लालू यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश को भी पुरानी बातों को भूलकर साथ आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, माफ कर देगा, माफ करना ही हमारा फर्ज है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में लालू की नई पेशकश के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बिहार में बगैर नीतीश कुमार के सत्ता की कुर्सी पर बैठना मुश्किल है। ऐसे में लालू यादव ने आरजेडी की वापसी के लिए नीतीश कुमार की वापसी का नया राग छेड़ा है। हालांकि लालू के बेटे और नेता प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है कि वो किसी हाल में अब जेडीयू के साथ नहीं जाएंगे। पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। बिहार में पिता पुत्र के विरोधाभासी बयान से एनडीए को निशाना साधने का मौका मिल गया है। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। बहरहाल 2020 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 सीटों में से आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जेडीयू 43 सीटों के साथ ट्रम्प कार्ड साबित हुई। वहीं कांग्रेस को केवल 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। गौरतलब है कि 2005 में पहली बार नीतीश कुमार आरजेडी की 15 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सफल हुए थे। उसके बाद से लेकर अब तक राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बड़े मंचों से महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि आरजेडी कांग्रेस के साथ जाना उनके बुरे सपने जैसा है, जिसे वो भूलना चाहते हैं। लालू यादव के बयान से भले ही राजनीतिक पारा चढ़ गया हो, लेकिन इन बयानबाजी का तब तक कोई मतलब नहीं निकलता जब तक खुद नीतीश कुमार कुछ नहीं कहते। हालांकि बड़ी बात यह है कि सीएम ने कई बड़े मंचों से ये साफ कहा है कि वह किसी भी सूरत में महागठबंधन के साथ दोबारा नहीं जाएंगे। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करेंगे। जी हां, अब लाल नहीं बल्कि विकास की ओर अग्रसर है बस्तर। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका देश का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब इस इलाके की तस्वीर बदल रही है, तकदीर बदल रही है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दे रही है। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर आज अपने नए कलेवर में दिख रहा है। सुंदर प्राकृतिक परिवेश, समृद्ध जनजातियां, संस्कृति और विकास की रफ्तार पर सवार बस्तर को भाजपा सरकार उसका पुराना वैभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में 356 करोड़ रुपए से अधिक की 288 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 55 लाख रुपए से अधिक की राशि के चेक और सामग्री भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल की तरक्की और उन्नति के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। 356
करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए। 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए का चेक और सामान वितरण हितग्राहियों को किए हैं। कार्यक्रम के दौरान बस्तर में 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए योजनाएं और पीएम स्कूल योजना जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वहीं बस्तर की पहचान को पुनः स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन, विकास कार्यों और जनजातीय संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। तेजी से विकास हो रहा है और आपके ये जो बस्तर है, यहां भी हम लोग 1 साल में कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बहाल करने में हम लोग कामयाब हुए हैं। लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से 17 विभाग और 53 सरकारी योजना को उस क्षेत्र में हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जोर देते हुए कहा कि हमने पिछले 1 साल में बस्तर की मूल पहचान वापस देने का कार्य किया है और इसी की बदौलत आज बस्तर की प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, जिसका गवाह धुड़मारास गांव है, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में सम्मिलित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी इलाका देश के सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। राज्य बनने के बाद से ही नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ राज्य की विकास की दिशा में सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में पुरजोर काम कर रही है, जिसके बेहद सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं और नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में सरकार द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। भारत एट 7 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बेमिसाल MDH कश्मीरी, लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। MDH कश्मीरी, MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब बात पैर छूने वालों से तौबा की। जी हां, आपको मध्य प्रदेश से आई एक अच्छा संदेश देने वाली खबर दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अपने संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ स्थित आवास पर एक कागज चिपका दिया है, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कृपया पैर ना छुएं। उनका कहना है कि जनता की सेवा करना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है और इसीलिए जनता को अपना काम करवाने के लिए नेता के पैर नहीं छूने चाहिए। अपनी शालीनता और सरलता के कारण मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अलग स्थान रखने वाले टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद और मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक को बुंदेलखंड का दलित गांधी भी कहा जाता है। अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लोगों को सख्त हिदायत देते हुए अपने ऑफिस और घर में नोटिस लगाए हैं, जिसमें लिखा है कि पैर पड़ना सख्त मना है।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का मानना है कि लोकतंत्र में सभी जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जनता का सम्मान करते हुए उनके काम करें। पैर अपने माँ बाप के छुएं जो पूजनीय हैं। पैर गुरुओं के छुए जाते हैं, पैर माँ बाप के छुए जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, ये शुरुआत मैंने कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने वाला पैर नहीं छुएगा, इस भावना के साथ में इसको अपने कार्यालय से शुरू किया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की इस पहल को लोग समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण मान रहे हैं। हालांकि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लंबे समय से केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद भी टीकमगढ़ में अपने सादगी भरे जीवन जीने के लिए भी चर्चाओं में रहते हैं। चुनाव के पहले नेता जनता के बीच जाते हैं, वोट लेने के लिए जनता के पैर छूते हैं और चुनाव जीतने के बाद जब जनता को काम होता है नेताजी से, तो वो नेताजी के पास जाकर उनकी चरण वंदना करती है, अपने काम करवाने की कोशिश करती है। लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने एक संदेश दिया है कि जनता भगवान होती है और भगवान से पैर नहीं छुआए जाते, भगवान की सेवा की जाती है। कैमरामैन गौरव निरगुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और अब बात दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ की। जी हां, महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, वहीं इसका समापन 26 फरवरी को होगा और इस दौरान अधिक संख्या में साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति के कारण संगम का जल चमत्कारी हो जाता है, तभी अमृत स्नान किया जाता है। वहीं अखाड़ों का महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी है। नए साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा आयोजन है महाकुंभ। इस बार प्रयागराज में 40 करोड़ लोगों के महाकुंभ में शामिल होने की संभावना है। अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। अब सिर्फ 13 जनवरी का इंतजार है, जब पहले स्नान पर्व के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस बीच महाकुंभ नगर में सनातन धर्म के ध्वजवाहक अखाड़ों के प्रवेश का सिलसिला पूरी भव्यता और आस्था के साथ जारी है। इसी क्रम में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हाथी घोड़ों के साथ ऊंट और रथ पर सवार होकर अखाड़ों के संत शामिल हुए। सबसे आगे नागा साधु चल रहे थे, जो रास्ते भर युद्ध कौशल की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान रास्ते में सड़क किनारे खड़े लोग नागाओं और साधु संतों, महंतों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। इस शोभा यात्रा में काशी से आए ब्राह्मण डमरू बजाकर यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं महिलाएं भी कलश लेकर यात्रा में आगे आगे चल रही थीं। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। उससे बढ़कर आज दुनिया में कुछ नहीं। आज पूरा विश्व इस बात को मान चुका है कि अगर कहीं कुछ मिल सकता है तो भारतीय सनातन संस्कृति से मिल सकता है। हमारी आज पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ये पेशवाई प्रवेशाई निकल रही है और बड़ी भव्य रूप में बहुत बड़े बड़े महामंडलेश्वर इसमें आए हुए हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ को अलौकिक, भव्य और विशाल बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में महाकुंभ नगर में अलग अलग प्रकार के 351 से अधिक अग्निशमन वाहन, 2000 से अधिक ट्रेंड मैन पावर, 50 से अधिक अग्निशमन केंद्र व 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। प्रत्येक अखाड़ों के टेंट्स को फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से भी लैस किया जा रहा है, जबकि अग्निशमन व आपात सेवा विभाग एडवांस्ड फीचर्स युक्त 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर का भी मेला क्षेत्र में इस्तेमाल करेगी। अग्निशमन एवं आपात सेवा एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि फायर फाइटिंग बोट से कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना को हम जल्द रोक पाएंगे। बहुत सारे नए गाड़ियां हमने लिया है, जो एक मल्टी डिजास्टर व्हीकल लिया है, जो अलग अलग प्रकार के डिजास्टर्स में हमारे रेस्क्यू टूल्स है। उसमें बाइक से, हमारे एटीवी से और रेस्क्यू आरवी से, इन सभी के साथ हम फायर फाइटिंग में बेटर इक्विप्ड है। आपकी बात, पानी के फायर बोट्स हमने लिए, फायर फाइटिंग बोट, जो पानी में रहते हुए फायर फाइटिंग करने में हमको मदद करेंगे। गौरतलब है कि महाकुंभ के जरिए इस बार पूरी दुनिया भारत की भव्य विरासत की ताकत को देखेगी, जहां आस्था, भक्ति और आध्यात्म के संदेश को नई पीढ़ी आत्मसात करते दिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए भारत@7।
जी सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। जान निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात कर लेते हैं हिमाचल के मौसम के मिजाज की। हिमाचल की वादियों का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। प्रदेश में कल से लेकर 7 जनवरी तक मौसम विभाग ने फिर से बर्फबारी के आसार जताए हैं, जिसकी वजह से पर्यटक एक बार फिर से हिमाचल का रुख करने लगे हैं। वहीं कई मैदानी जिलों में कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जबकि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से किसानों बागबानों के चेहरे खिले हुए हैं। मिजाज बदलने वाला है। अगले 4 दिनों में प्रदेश में भारी बर्फबारी की जो संभावना है मौसम विभाग की तरफ से वो जताई गई है और इसकी वजह से एक बार फिर जो सैलानियों का इनफ्लो है अब बाहरी राज्यों से हिमाचल की तरफ, वो बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा आसार प्रदेश में जताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और अब एक बार फिर से अगले 4 दिन प्रदेश में मौसम के बिगड़ने के आसार हैं। प्रदेश के मैदानी इलाकों में खासतौर से पारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कड़ाके की ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। उधर प्रदेश की ऊंची चोटियों पर अभी भी बर्फ की चादर बिछी है और अगले 4 दिन एक बार फिर बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक प्रदेश में मौसम फिर से खराब रहेगा। 6 जनवरी की रात को भारी बारिश और बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। रोहतांग दर्रे की ऊंची चोटियों पर एक बार फिर से बर्फ के फाहे गिरने शुरू हो गए हैं। वहीं कुल्लू में औट बंजार सेंज हाईवे बर्फबारी के चलते कई दिनों से बंद है। अटल टनल से होकर गुजरने वाले हाईवे समेत लाहौल की करीब 100 से ज्यादा सड़कें भी बाधित हैं। वहीं प्रदेश के मैदानी जिलों में कोहरे के चलते आवाजाही में लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। खासतौर से स्कूली बच्चों को कोहरे और शीतलहर के बीच स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते अभिभावकों ने चिंता जताते हुए स्कूलों की समय सारणी में बदलाव की मांग की है। आजकल धुंध का बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, गाड़ियों का भी आवाजाही में बहुत दिक्कत आ रही है। प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो बच्चों की स्कूल की टाइमिंग है उसको चेंज की जाए। पहले हो जाती थी, इस बार नहीं हुई और थोड़ा इसको देखकर छुट्टियां की जाए। तो एक तरफ जहां शीतलहर के चलते लोग परेशान हैं, तो वहीं हाल ही में हुई बारिश और बर्फबारी से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। किसानों बागवानों के मुताबिक गेहूं और सरसों जैसी फसलों की बिजाई के लिए ये बारिश और बर्फबारी फायदेमंद हो रही है और किसानों को अच्छी पैदावार की इससे आस जगी है। हम पिछले कई दिनों से बारिश और बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे थे, परंतु अब जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी हुई है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई है और अब हमने अपने खेतों में जो है वो गेहूं, मटर और सरसों की फसल की बिजाई का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं पर्यटन सीजन भी बर्फबारी के चलते पीक पर है। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक प्रदेश में फिर से भारी बर्फबारी की उम्मीद है, जिसके चलते एक बार फिर सैलानी वादियों का रुख करने लगे हैं। तो एक तरफ जहां किसानों बागवानों के चेहरे खिले हैं, दूसरी तरफ जो मैदानी जिले हैं वहां पर कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पर्यटन कारोबार है वो पीक पर है और आने वाले 4 दिनों में जिस तरह से मौसम विभाग ने संभावना जताई है बर्फबारी की, उससे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से प्रदेश की आर्थिकी, प्रदेश का पर्यटन कारोबार काफी ज्यादा इससे बढ़ने वाला है, सुदृढ़ होने वाला है। शिमला से कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज। तो इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।